गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आज आपको इस वीडियो में मिडिल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ टॉपिक कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हम चलते हैं अब अपनी स्लाइड की तरफ। यहाँ से देखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ और तुर्कों का भी आक्रमण हुआ। आक्रमण में सबसे पहले अरब हम लोग देखते हैं, अरब के लोगों को। उस समय क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म का उद्भव हो रहा था, तो इस्लाम के धर्म में जानकारी भी जानना बहुत ज़रूरी है। विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का उत्थान एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। मध्यकाल में उस समय क्या था कि अरब एक रेगिस्तान, ऐसा रेगिस्तान था, वहाँ कुछ नहीं, न खेती हो पाती थी, न कुछ भी हो पाता था, और वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार पर ही निर्भर थे, जो भारत से, ईरान से और तुर्क उधर से हर जगह से अपना व्यापार करते थे और अपना भरण पोषण, जीविका उपार्जन के लिए जीवन चलाते थे। उसी समय क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है और जो 632 तक जीवित रहते हैं और उनका 600 मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। इसके संस्थापक इस्लाम धर्म के थे। तो उस समय पर इस्लाम ने अरबों में एक राष्ट्र के समान एकता की भावना बहुत अधिक सैनिक के रूप में उत्साह प्रदान करती थी। काफ़ी लोग अपने अपने साथ में हथियार और तलवार से प्रचार करने के लिए विस्तृत हुए, सैनिक एकता की दृष्टि से बंधे हुए थे। साथ ही साथ वो यूरोप के ईसाई राज्य जो थे, वहाँ इस्लाम की शक्ति को रोकने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए गए। लोग अलग अलग प्रकार से अपने अपने क्रियात्मक कार्य कर रहे थे। व्यापार करना हुआ, कृषि का कोई अलग ही सब कुछ था। तो आप देखते हैं हम लोग अरबों का आक्रमण। सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना, जहाँ से ट्रेन चली थी ठाणे से मुंबई, ठाना को खलीफा उमर के समय जीतने का असफल कोशिश तो की, लेकिन असफल हो गए थे। उस समय क्या हुआ, इसके पश्चात भड़ौच एक गुजरात के अंतर्गत आता है, जो मकरान पर आक्रमण हुए। फिर उसके बाद में 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अल अरीहल बिहटरी ने मकरान पर अस्थायी कब्जा कर लिया था, जिसे सिंध पर आक्रमण का द्वार खुल गया, जिससे क्या हुआ, उसको सिंध पर जाने के लिए एक रास्ता मिल गया। अब इसने क्या किया, इसने भी अपना अच्छा खासा सिंध के शासक दाहिर तथा उसके पुत्र क्या नाम है इनका, जयसिंह ने इराकी शासक द्वारा भेजे गए बैडुल्लाह तथा बुडेल को उन्होंने पराजित कर मृत्यु के घाट उतार दिया और सिंध पर शासन करने लगे। उसमें अरब खलीफा अल बाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम उस समय पर 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते जा रहा था और एक स्थल मार्ग से सिंध पर प्रहार कर दिया। वहीं उसने देखा कि ये अच्छा शहर ये है, इस पे उसने प्रहार किया और यह हमला सर्वप्रथम देवल कराची से हुआ था, जिसमें देवल का पतन हुआ। देवल जो था वो एक कराची में एक स्थान है और वहाँ इसका पतन हो गया। अब देखते हैं उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में चाचा के बेटे दाहिर पर हमला कर दिया। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम का बेटा, मोहम्मद बिन कासिम का चाचा का बेटा, यानी भाई ही था
मुल्तान तक के इलाके पर विजय प्राप्त कर ली, हमला किया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। दाहिर रावौर ने युद्ध में, दाहिर जो उसका चाचा का लड़का था वो युद्ध में मार दिया गया। उसके बाद उसकी राजधानी अरोर उसने अपनी बनाई, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी राजधानी अरोर बनाई। सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार था। मोहम्मद बिन कासिम जो था उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि वो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सके। वो भी अपना प्रचार प्रसार तलवार के नोक पर कर रहा था। प्रचार भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य के फैलाव की लालसा थी। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हो रहा था कि इंडिया जो है, भारत जो है, इस पर आक्रमण करेंगे और इसका साम्राज्य जो है इधर बढ़ाते रहेंगे और इसकी आर्थिक मजबूती होगी। फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ। उस समय पर तुर्कों के पहले भी इन्होंने क्या किया था कि जो अरब और सिंध पर, जब अरब और सिंध पर आक्रमण हुआ था तो शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के नष्ट हो जाने के बाद उस समय पर गुप्त साम्राज्य वहाँ पर विकसित हुआ था। उसी समय जो सम्राट हर्ष ने एक बार फिर भारत में एक विस्तृत और दृढ़ साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयत्न किया। काफ़ी कोशिश की कि मेरा भारत में विस्तृत हो जाए और हम वहाँ के शासनकर्ता के रूप में उभरें। वहीं हर्ष अपने उद्देश्य आंशिक रूप में सफल भी हो गया, किसी न किसी तरीके से उसको सहयोग मिला, सफल हो गया। वह दक्षिणी भारत तो क्या संपूर्ण भारत को अपने शासन के अधीन करना चाहता था। और तभी हर्ष के समय उसमें देखा कि भारत में एक शक्तिशाली दृढ़ साम्राज्य बन गया था धीरे धीरे, और उसके बाद में शक्ति और संपन्नता की दृष्टि से मजबूत हो गया। उस समय पर ये इतना मजबूत हो गया कि कोई विदेश पर उसने सोचा कि अब हम विदेशों पे हमला करेंगे और विदेशों को जीतेंगे। उसी समय यही अपना मुकाबला करने के में जो है कुछ विदेशियों से भिड़ गया। भिड़ने के बाद उस समय पर उसकी मृत्यु उत्तर भारत की एकता खंडित हो गई, और उस समय पर एकता जो थी वो इनकी खंडित हो गई, जिससे कि इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सम्राट हर्ष की। यानी एक गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल का एक राजा था। अब इसने क्या किया कि अपने आप को काफ़ी आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न था, जो उस समय पर ज़्यादा था, और काबुल, जलालाबाद और उधर कंधार, पेशावर तक जहाँ गोमती नदी है उसके एक इधर उधर दोनों तटों पर ये इसने जो है अपने आप को खूब विकसित किया था। और उस समय पर क्या था कि अफ़गानिस्तान में हिंदू राज्य थे। कहाँ? ये सबसे बड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान में, कहाँ? अफ़गानिस्तान में हिंदू राष्ट्र थे। अब हिंदू राष्ट्र थे तो उस समय पर इसमें सामाजिक दृष्टि से भारत उस समय भी विभिन्न जातियों में बंटा हुआ था। जब उसी के पश्चात उसी समय आर्थिक संपन्नता भी थी और सामाजिक दृष्टि से जो भारत जो था वो विभिन्न जातियों में बंट चुका था, जिनमें आपस में खान पान भी नहीं होता था, विवाह संबंधी कार्य भी नहीं होते थे, और जाति व्यवस्था बहुत ही जटिल थी, जिससे जाति परिवर्तन और विदेशियों को हिंदू समाज में एक स्थान प्राप्त होना और अंतर्जातीय जो विवाह होता है उस समय बिल्कुल संभव थे। विदेशियों की तरफ आकर्षित हो गए, और स्त्रियों का समाज में सम्मान था, अच्छी बात थी, समाज में सम्मान था और शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा भारत के उल्लेख में नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया कि पर्दा प्रथा उस समय पर भी नहीं थी, पर्दा प्रथा से भी काफ़ी फायदे थे। उस समय जो आक्रमण हुआ उसके कारण भी कई थे। आक्रमण के कारण होने के बाद
आक्रमण के कारण होने के बाद आपको बताएं, हाँ, आक्रमण होने के कारण भी थे, जिसमें भारतीयों को अरबों से संपर्क भी टूटने लगा था। धीरे धीरे सिंध पर आक्रमण किए जाने लगे थे धीरे धीरे। उस समय से प्रारंभ नहीं हुआ था। उससे पहले अरब निवासी जो थे वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के पास आ गए थे, यानी हिंद महासागर दक्षिणी पश्चिमी तट पे। उस समय पर क्या हुआ, व्यापार, वो भी व्यापार करते थे और वो इसी हिसाब से देखते थे कि इस्लाम को स्वीकार करने के पश्चात अरब निवासी जो भारत में व्यापार करते थे, परंतु खलीफाओं का जो धर्म था वो साम्राज्य विजय की लालसा की तरफ ज़्यादा अग्रसर था। अरब और भारत के संबंध व्यापारिक मात्र न रहने दिए इन्होंने क्या किया कि बीच में अड़चने डालने लगे। उसके बाद विजय लालसा के कारण खलीफा उमर के समय 336 में बम्बई के निकट थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया गया था, जो विफल हुआ। उस समय पर मोहम्मद बिन कासिम अपने आप में काफ़ी विजय रखता था, सोचता था कि हम भी कुछ हैं। कुछ ऐसे हुए हैं जिसमें आक्रमण में असफलताएं भी उनको मिली हैं। जैसे भारत में अरबों की असफलताएं जो कारण है ना, वो भी विस्तृत हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में अरबों के सिंध और मुल्तान के आगे बढ़ने के प्रयत्न असफल रहे। भारत और मुल्तान, सिंध और मुल्तान, अरबों का सुमेर राजपूतों द्वारा बाहर निकाला जाना, ये भी एक कारण था मुख्य। हिंदुओं की अपने धर्म और उनके अनुकूल आचरण में पूर्ण आस्था थी, ये भी एक कारण बना। फिर उन्होंने कहा कि हिंदू राजा थे वो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के थे, जिनके कारण राजवंशों में निरंतरता रही और परिवर्तन होना और उनमें प्रत्येक अरबों के विरुद्ध होना बहुत ही लाजमी बन गया था। यही कुछ काफ़ी 750 में अब्बासी खलीफा ने उमैयद खलीफा को नष्ट कर दिया और जिससे खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी हुई। इसके बाद क्या हुआ कि सिंध के अरब अधिकारियों में झगड़े होने शुरू हो गए। जब झगड़े शुरू हो गए तो खलीफा हारून अल रशीद के समय अरबों में विलासिता आ गई, एक दूसरे को गलत देखने लगे। इस्लाम अपने मौलिक और जीवनप्रद तत्वों से अलग हो गया, धीरे धीरे एक दूसरे से टूटने लगे। अब कुरान का धार्मिक कट्टरता तथा सादगी का स्थान चिंतनयुक्त हो गया। यह बढ़ती हुई संपत्ति और विलासिता ने इन केवल खलीफाओं के नैतिक पतन में योग दिया, बल्कि संपूर्ण अरब जाति को भोग विलासी बना दिया, जिससे उनका जोश, सैनिक प्रतिभा आदि नष्ट हो गए। बाद के खलीफा न शक्तिशाली रहे और न सम्मानित हुए, इसीलिए असफल हो गए। यही भारत में मुख्य कारण थे। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही था।